नमस्कार, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज हम बात करेंगे 13 फरवरी 2025 देश दुनिया से जुड़ी सबसे बड़ी, सबसे महत्वपूर्ण और आपके काम की खबरों के बारे में। इस वीडियो में हर खबर विस्तार से आपके सामने पेश की जाएगी, तो कृपया वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से देखिए। लेकिन उससे पहले मेरे पास आपके लिए एक मजेदार सवाल है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में देश के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे अटल सेतु का उद्घाटन किया? ए. महाराष्ट्र, बी. गुजरात, सी. उत्तर प्रदेश, डी. मध्य प्रदेश। सही जवाब देने वाले 5 लकी विजेताओं को मिलेगा शानदार इनाम। अपने जवाब हमें कमेंट में लिखें और देखें किस्मत आपके साथ है या नहीं। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक का बटन दबा दीजिए। तो चलिए बिना देरी किए बढ़ते हैं हमारी पहली बड़ी खबर की तरफ। प्रधानमंत्री मोदी का मार्सिले दौरा, वीर सावरकर को श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के मार्सिले में स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर को श्रद्धांजलि अर्पित की। यह वही जगह है जहां सावरकर को ब्रिटिश शासन ने कैद रखा था। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि वीर सावरकर का बलिदान और संघर्ष आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेगा। इस दौरान मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों से मुलाकात की और रक्षा, व्यापार और प्रौद्योगिकी सहयोग पर चर्चा की। यह दौरा भारत फ्रांस संबंधों को मजबूत करने का एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, जिसमें राफेल फाइटर जेट्स और नौसेना सहयोग से संबंधित समझौते भी शामिल हैं। साथ ही प्रवासी भारतीयों से मुलाकात के दौरान मोदी ने उन्हें देश की प्रगति में योगदान देने के लिए प्रेरित किया। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। महाकुंभ में माघी पूर्णिमा स्नान, करोड़ों श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी। प्रयागराज में महाकुंभ के अवसर पर माघी पूर्णिमा स्नान के दौरान सुबह 10 बजे तक लगभग 1.3 करोड़ श्रद्धालुओं ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई। यह महाकुंभ का 5वां प्रमुख स्नान पर्व था। प्रशासन ने कुंभ क्षेत्र में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए, जिसमें 20,000 से अधिक पुलिसकर्मी और एनडीआरएफ की टीमें तैनात थीं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्नान की व्यवस्था की समीक्षा की और कहा कि यह आयोजन उत्तर प्रदेश के सांस्कृतिक तथा धार्मिक महत्व को दर्शाता है। देश भर से संत महात्मा, श्रद्धालु और विदेशी पर्यटक शामिल हुए और साथ में गंगा आरती व भव्य साधु संतों की शोभा यात्रा भी निकाली गई। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जम्मू कश्मीर में आईडी विस्फोट, सेना के 2 जवान शहीद। जम्मू कश्मीर के अखनूर सेक्टर में नियंत्रण रेखा के पास संदिग्ध आतंकवादियों द्वारा किए गए आईडी विस्फोट में भारतीय सेना के 2 जवान कैप्टन करमजीत सिंह बख्शी और नायक मुकेश शहीद हो गए, जबकि एक अन्य जवान गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के तुरंत बाद सेना ने इलाके की घेराबंदी कर तलाशी अभियान शुरू किया। यह हमला उस समय हुआ जब आतंकवाद विरोधी अभियानों को तेज किया जा रहा था। खुफिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस हमले के पीछे पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का हाथ हो सकता है। वरिष्ठ अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि शहीद जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा और दोषियों को कड़ी सजा मिलेगी। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सुप्रीम कोर्ट की फ्रीबीज पर नाराजगी, मुफ्त योजनाओं पर जताई चिंता। सुप्रीम कोर्ट ने चुनावों से पहले विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा मुफ्त योजनाओं की घोषणाओं पर गहरी चिंता व्यक्त की है। अदालत का कहना है कि फ्रीबीज की राजनीति देश की अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक हो सकती है, क्योंकि इससे लोग काम करने के बजाय सरकारी लाभों पर निर्भर हो जाते हैं। याचिका में तर्क दिया गया कि मुफ्त बिजली, पानी और अन्य सुविधाओं की घोषणाएं वोट बटोरने के लिए की जाती है, जिससे देश पर आर्थिक बोझ बढ़ता है। कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है और सुझाव दिया कि चुनाव आयोग को ऐसी योजनाओं की समीक्षा करनी चाहिए। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सुप्रीम कोर्ट का फैसला, पत्नी के कर्ज चुकाने की जिम्मेदारी पति की। सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा कि यदि पति पत्नी के बीच मौखिक समझौता हुआ हो तो पत्नी द्वारा शेयर बाजार में लिए गए कर्ज की जिम्मेदारी पति पर होगी। यह मामला दिल्ली की एक महिला द्वारा दायर याचिका पर आधारित था, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि उनके पति ने आर्थिक मदद का वादा किया था, लेकिन बाद में उसे पूरा नहीं किया। अदालत ने स्पष्ट किया कि मौखिक
या लिखित समझौते को कानूनी रूप से बाध्यकारी माना जाएगा। इस फैसले को महिला अधिकारों के संदर्भ में महत्वपूर्ण समझा जा रहा है, जबकि कुछ विशेषज्ञों ने इसे वित्तीय विवादों को बढ़ाने वाला बताया है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मणिपुर में राजनीतिक संकट संबित पात्रा ने राज्यपाल से की मुलाकात। मणिपुर में मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के इस्तीफे के बाद राजनीतिक संकट गहरा गया है। इसी बीच भाजपा नेता संबित पात्रा ने राज्यपाल अनुसुईया उइके से मुलाकात की और राज्य में नई सरकार के गठन पर चर्चा की। पिछले कुछ महीनों से मणिपुर में राजनीतिक अस्थिरता बनी हुई है और कई विधायकों की नाराजगी सामने आई है। भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने स्थिति का सामना करने के लिए वरिष्ठ नेताओं को भेजा है ताकि जल्द से जल्द नई सरकार का गठन किया जा सके। विपक्षी दलों ने भी इस अवसर का फायदा उठाने की कोशिश की है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। शेयर बाजार में बड़ी गिरावट, सेंसेक्स 850 अंक लुढ़का। भारतीय शेयर बाजार में 12 फरवरी 2025 को भारी गिरावट देखी गई। सेंसेक्स 850 अंक लुढ़ककर 71,250 के स्तर पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 250 अंक गिरकर 21,350 पर पहुंचा। अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरें बढ़ाने के संकेत और वैश्विक बाजारों में अनिश्चितता इस गिरावट के मुख्य कारण रहे। बैंकिंग, आईटी और ऑटो सेक्टर में सबसे अधिक नुकसान हुआ, जिससे रिलायंस, टीसीएस, एचडीएफसी बैंक एवं इन्फोसिस जैसे दिग्गज कंपनियों के शेयरों में गिरावट आई। अनुमानित 3 लाख करोड़ रुपए का नुकसान दर्ज किया गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगले कुछ दिनों तक बाजार में उतार चढ़ाव बना रह सकता है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तराखंड में भारी बर्फबारी, कई सड़कें बंद, तापमान -5 डिग्री सेल्सियस पहुंचा। उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी हुई है, जिससे कई सड़कें बंद हो गई हैं और जनजीवन प्रभावित हुआ है। चमोली, रुद्रप्रयाग, बद्रीनाथ एवं केदारनाथ में बर्फबारी के कारण सड़कों पर फिसलन बढ़ गई है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है और प्रशासन से सतर्क रहने का निर्देश दिया है। तापमान कई स्थानों पर -5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जिससे लोगों को ठंड से बचने के लिए अतिरिक्त उपाय करने पड़ रहे हैं। राज्य सरकार ने राहत एवं बचाव कार्यों के लिए निर्देश जारी किए हैं। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। भारत बनाम इंग्लैंड, तीसरा टेस्ट, रोहित शर्मा ने जरा शतक। राजकोट में चल रहे तीसरे टेस्ट मैच में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने शानदार शतक जड़कर टीम को मजबूती प्रदान की। इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 302 रन बनाए, जिसके जवाब में भारतीय टीम ने रोहित शर्मा के 118 रनों की बदौलत 350 रन बना लिए। श्रेयस अय्यर और शुभमन गिल ने अर्धशतकीय पारियां खेली, जबकि भारतीय गेंदबाजों ने इंग्लैंड की टीम को जल्दी समेटने में अहम भूमिका निभाई। रविचंद्रन अश्विन और जसप्रीत बुमराह ने 3-3 विकेट के झटके लिए। यह मैच भारतीय टीम के लिए सीरीज में बढ़त बनाने में महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। गूगल ने भारत में लॉन्च किया एआई असिस्टेंट हिंदी फीचर। गूगल ने भारत में अपने नए एआई असिस्टेंट हिंदी फीचर को लॉन्च कर दिया है, जो विशेष रूप से हिंदी भाषा के उपयोगकर्ताओं के लिए डिजाइन किया गया है। यह फीचर गूगल असिस्टेंट के जरिए काम करेगा और हिंदी में वॉइस कमांड को बेहतर तरीके से समझेगा। उपयोगकर्ता अब गूगल सर्च, गूगल मैप्स, यूट्यूब और अन्य ऐप्स में हिंदी में सवाल पूछकर तुरंत जवाब पा सकेंगे। गूगल का कहना है कि यह फीचर खासकर ग्रामीण और कस्बाई इलाकों में उपयोगी होगा, जहां लोग अंग्रेजी के बजाय हिंदी में संवाद करना पसंद करते हैं। इसे विभिन्न राज्यों में टेस्ट करने के बाद लॉन्च किया गया है और भविष्य में अन्य भाषाओं को जोड़ने की योजना है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज लोकसभा में पेश करेंगी आयकर विधेयक 2025। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज लोकसभा में आयकर विधेयक 2025 पेश करेंगी। यह विधेयक मौजूदा आयकर कानूनों को सरल एवं पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से लाया गया है। वित्त मंत्रालय के अनुसार इसमें व्यक्तिगत करदाताओं और कॉरपोरेट सेक्टर के लिए कई प्रावधान शामिल हैं, जिससे टैक्स रिटर्न दाखिल करना आसान होगा
तथा कर चोरी पर रोक लगेगी। साथ ही इसमें डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने एवं कर सुधारों के नए उपाय भी शामिल किए गए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे मध्यम वर्गीय करदाताओं को राहत मिलेगी। संसद में चर्चा के बाद इसे लागू किया जाएगा, जिससे देश की अर्थव्यवस्था में मजबूती आएगी और विदेशी निवेशकों के लिए कर प्रणाली अधिक आकर्षक बनेगी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय महाकुंभ में करेंगे स्नान। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज प्रयागराज के महाकुंभ 2025 में पवित्र स्नान करेंगे। उनके साथ राज्य के वरिष्ठ मंत्री, सांसद एवं विधायक भी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह आस्था और संस्कृति का संगम है, जिसमें भाग लेना उनके लिए सौभाग्य की बात है। प्रयागराज प्रशासन ने विशेष सुरक्षा एवं यातायात प्रबंधन की व्यवस्था की है। महाकुंभ में देश विदेश से करोड़ों श्रद्धालु आ रहे हैं, जिससे प्रयागराज का धार्मिक एवं पर्यटन महत्व और बढ़ गया है। साथ ही वे राज्य सरकार द्वारा स्थापित छत्तीसगढ़ पर्यटन एवं संस्कृति केंद्र का उद्घाटन भी करेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का इमामगंज दौरा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज गया जिले के इमामगंज का दौरा करेंगे, जहां वे विभिन्न विकास योजनाओं की प्रगति का निरीक्षण करेंगे। इस दौरान वे स्थानीय लोगों और अधिकारियों से मिलकर योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा करेंगे। उनका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में चल रही सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पेयजल परियोजनाओं का आकलन करना है। इस दौरे में कई नए विकास कार्यों की घोषणा भी हो सकती है। नीतीश कुमार जनता से सीधे संवाद करेंगे और उनकी समस्याओं का समाधान निकालने का प्रयास करेंगे। इमामगंज, जो कि नक्सल प्रभावित रहा है, में यह दौरा सुरक्षा एवं विकास के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। टीसीएस एनक्यूटी परीक्षा 2025 रजिस्ट्रेशन शुरू, अंतिम तिथि 13 फरवरी। भारत की शीर्ष आईटी कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज टीसीएस ने नेशनल क्वालिफायर टेस्ट एनक्यूटी 2025 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इच्छुक उम्मीदवार 13 फरवरी 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यह परीक्षा फ्रेशर्स के लिए डिजाइन की गई है, जो आईटी एवं अन्य तकनीकी क्षेत्रों में नौकरी पाने का सुनहरा अवसर प्रदान करती है। परीक्षा में तार्किक क्षमता, संख्यात्मक योग्यता एवं कोडिंग से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। परीक्षा का आयोजन ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों मोड में किया जाएगा। पास करने वाले उम्मीदवारों को स्कोर कार्ड दिया जाएगा, जिसका उपयोग विभिन्न कंपनियों में नौकरी आवेदन के लिए किया जा सकेगा। टीसीएस एनक्यूटी हर साल हजारों छात्रों को नए रोजगार के अवसर प्रदान करती है। आईएसएससी परीक्षा 2025 12वीं कक्षा की परीक्षाएं आज से शुरू। काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशंस CISCE द्वारा आयोजित आईएसएससी 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं आज से शुरू हो गई हैं। परीक्षा में लाखों छात्र भाग ले रहे हैं। इस बार परीक्षा केंद्रों पर सख्त नियम लागू किए गए हैं, ताकि नकल और अनुचित साधनों को रोका जा सके। बोर्ड ने छात्रों से समय पर परीक्षा केंद्र पहुंचने, अनिवार्य दस्तावेज साथ लाने एवं अनुशासन बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। इस साल के प्रश्न पत्रों में बदलाव किए गए हैं, ताकि छात्रों की विश्लेषणात्मक क्षमता का बेहतर परीक्षण हो सके। परीक्षा का परिणाम मई 2025 में घोषित होने की संभावना है और विशेषज्ञों का मानना है कि इस साल परीक्षा का स्तर अपेक्षाकृत कठिन हो सकता है। अतः छात्रों को अंतिम समय तक मेहनत करनी होगी। कैसी लगी आपको ये सारी खबरें? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। साथ ही घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही अच्छी और खास खबरों के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।